आपका समर्थन मिला, जिस तरह से आपका प्यार मिला, उससे हम उत्साहित हैं और एनर्जी हमको मिली कि हम ये लाइव सेशन आपके सामने लेकर आए। आज का लाइव सेशन है ईपीएफओ एडवांसेस एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस। तो हमारे साथ हैं श्री अंकेश श्रीवास्तव, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 1, ईपीएफओ हेड ऑफिस फाइनेंस डिवीजन से। अंकेश, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए इस मंच पे, और मैं कोशिश करूंगा कि स्कीम के प्रोविजन दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में उन्हें समझा सकूं। यही उद्देश्य है हमारा कि हम सीधे के सीधे लोगों से जुड़ पाएं, अपने दर्शकों से जुड़ पाएं, उनको न सिर्फ स्कीम की जानकारी दें बल्कि उनके जो सवाल हैं, उनके मन में जो शंकाएं हैं, उनको भी हम ले पाएं और लाइव जवाब दें। ये इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग बिल्कुल लाइवली जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सवाल लें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के। हम देख रहे हैं कि दर्शक लगातार जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पे। तो सवाल भी लगातार हमारे सामने आते जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं सवाल लूँ, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ईपीएफ एडवांसेस के बारे में दें। ईपीएफ एडवांसेस होता क्या है, आखिर ये एडवांस इसको क्यों कहा जाता है, क्या इसको लेने के लिए कोई विशेष उपबंध हैं और क्या इनको लेने के बाद इनको वापस करना पड़ता है? ये बहुत सारी शंकाएं लोगों के मन में हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि श्री अंकेश श्रीवास्तव जो आज हमारे साथ हैं, 2014 बैच के बहुत डायनेमिक ऑफिसर हैं और इन्होंने देश के बहुत सारे ऑफिस में काम किया है। पिछले कुछ समय से हमारे साथ ईपीएफओ हेड ऑफिस में, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ है। तो अंकेश, हम शुरू करें? बिल्कुल सर जी, धन्यवाद दोबारा। और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ईपीएफओ ने बहुत अच्छी सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हैं हम, और उसके लिए बहुत से प्रावधान हैं। लोग मेंबर पोर्टल पे लॉगिन करके और उमंग ऐप के द्वारा भी एडवांसेस ले सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि एडवांसेस क्यों इन्हें बोलते हैं और क्या इनको लेने के बाद हमें इन्हें वापस भी करना पड़ता है, तो 95% एडवांसेस जो हैं वो, और जितने भी प्रैक्टिकली लोग एडवांसेस लेते हैं, उसमें से कोई भी रिटर्न नहीं करना होता है। दूसरी सबसे जो ज़रूरी जानकारी है वो कि ईपीएफओ किसी भी एडवांस को लेने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं मांगता है, ना कुछ अपलोड करना पड़ता है। यानी कि हम कोई भी एडवांस, हमारा कोई भी मेंबर जब अप्लाई करेगा तो उसको चाहे ऑनलाइन करे चाहे फिजिकल करे, उसको कोई कागज नहीं अटैच करना, कागज नहीं अटैच करना है सर उसके साथ। किसी तरह का भी। ये सबसे अच्छी सुविधा है। किसी अच्छा, भी तरीके की जी, उसको ये जस्टिफाई नहीं करना है कि उसको इस एडवांस को क्यों लेना है, इसी एडवांस को क्यों लेना है, उसको कोई ऐसा कागज नहीं दिखाना है। ये बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन इसको डिस्पेंस कर दिया गया है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता रहे लोगों में, और कॉन्फिडेंस रहे कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए जो मांग रहे हैं वो उनको मिले, कम से कम हस्तक्षेप में। मतलब यह है कि ईपीएफओ ने हम अपने मेंबर्स पे ये विश्वास रखा दिखाया है है। और कि वो जो भी एडवांस के लिए अप्लाई करेंगे उनकी वास्तविक ज़रूरत होगी, इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो हम ये उम्मीद भी करते हैं साथ में कि आप ईपीएफओ के एडवांसेस इस तरह से नहीं लेंगे जैसे कोई बैंक से विड्रॉल लेता है, बिल्कुल क्योंकि ये पैसा जो है उनकी बचत के लिए, बचत के उनके लिए, भविष्य के लिए भविष्य है, के लिए इसीलिए सर, उसे भविष्य निधि भविष्य कहते निधि हैं। इसीलिए कहते हैं। और जी, ये बिल्कुल बैलेंस सोच के ही इस स्कीम का है कि ज़्यादा फंड आदमी को रिटायरमेंट के बाद में ज़रूरत पड़ती है उसकी, लेकिन उसकी नौकरी के दौरान उसकी बहुत सी लाइफ स्टेजेस में ज़रूरतें होती हैं, जैसे घर, शादी उसकी या उसके बच्चों की, या फिर अगर कोई अनफॉर्चूनेट सरकमस्टांस में कोई इलनेस मेजर हो जाए उसके लिए। इस तरह की चीज़ों के लिए, इनसे डील करने के लिए, हायर एजुकेशन से बच्चों की, इन सब से डील करने के लिए प्रोविज़न बनाए गए हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि लोग उसको एथिकली यूज़ करें, क्योंकि ऐसा हम पूछ नहीं रहे हैं उनसे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर इसको मिसयूटिलाइज करते हैं या कुछ करते हैं तो एक तो उनके फंड में भी कमी आएगी और बाद में उनको दिक्कत हो सकती है इसके लिए।
तो ये हम उम्मीद करेंगे कि लोग जिस उद्देश्य से एडवांस बनाए गए हैं उसी उद्देश्य के लिए उनका इस्तेमाल किया जाए। देखिए, आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है ईपीएफ एडवांसेस, एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस। तो मेरी सभी दर्शकों से ये विनम्र अनुरोध है, उनसे गुजारिश है कि जो सवाल पूछें वो इसी विषय पे पूछें, हम उनका जवाब देंगे। जो अन्य विषयों से सवाल हैं वो उनका जवाब आज के सेशन में हम नहीं दे पाएंगे। हम कोशिश करेंगे उन सवालों के आधार पर कोई नया सेशन प्लान करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ सवाल इस तरह से आ रहे हैं, उनका अकाउंट डिसेबल है, ये समस्या लोगों को आ रही है। हमने इस समस्या को कंसर्न डिवीज़न तक पहुंचाया है, उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्द ही आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी और आपको सुविधाएं भी मिलेंगी, बेहतर सुविधाएं, जिससे कि आप अपने डिसेबल्ड अकाउंट को इनेबल करवा पाएंगे। और हम अगला सेशन, मुझे उम्मीद है कि उस पर प्लान करेंगे। तो कृपया आज के सेशन पर, आज के विषय पर फोकस करें और उस पर सवाल लेकर आएं। जी अंकेश। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे मेंबर्स को जो हाउसिंग के लिए नीड्स के लिए अगर एडवांसेस रेज करने हैं तो उसमें क्या प्रावधान है। तो घर खरीदने के लिए या बनाने के लिए मेंबर को अगर उसकी सर्विस है 5 साल की कम से कम, तो वो इन एडवांसेस का इस्तेमाल कर सकता है। ज़मीन खरीदने के लिए भी एडवांस है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी एडवांस है, आउटराइट फ्लैट परचेज करने के लिए भी एडवांस है। सब में मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट 5 ईयर्स है और जितना पैसा वो विड्रॉ कर सकता है उसकी लिमिट रहती है 36 मंथ्स उसकी बेसिक या डीए, या फिर उसके अकाउंट में बैलेंस, और या फिर जो कॉस्ट है उसमें जो सबसे कम है जी। और इन एडवांसेस का इस्तेमाल वो एक बार कर सकता है। और अगर इंस्टॉलमेंट भी है तो एजेंसी के पास भी पैसा जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान है, और डायरेक्टली मेंबर के पास भी जा सकता है। तो ये उसकी घर की ज़रूरतों के लिए है। उसने कोई घर खरीदने के लिए लोन लिया है किसी एजेंसी से, तो उस लोन को रीपे करने के लिए भी प्रावधान है। उसमें उसकी मिनिमम मेंबरशिप जो है 10 ईयर्स की रखी गई है और उसमें पेमेंट हम डायरेक्ट एजेंसी को कर देते हैं। और उसमें भी सेम ही लिमिट है कि जो भी लोन प्रिंसिपल आउट एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, या फिर उसकी 36 मंथ्स की वेजेस एंड डीए, या फिर उसके अकाउंट का जो बैलेंस है, तो ये हम कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी प्रावधान हैं, जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करते हैं, और इसमें ऐसा है कि अगर पीएफ मेंबर्स हैं कम से कम 10 और वो अपनी कोई सोसाइटी बनाते हैं और उसको लेके वो अपनी हाउसिंग नीड्स कंबाइन में पूरी करना चाहते हैं अप्रूवल्स वगैरह लेके, तो उसमें भी उनके जो बैलेंसेस हैं उसका 90% तक का विड्रॉल हो सकता है एक्यूमुलेशन का। तो ये एक बहुत अच्छा प्रावधान है, लेकिन इसमें मेंबर को पैसा नहीं जाएगा, इसमें जो भी एजेंसी है डायरेक्टली उसको ही पैसा जाएगा। ओके। तो ये हाउसिंग के लिए हो जाते हैं। इसके बाद अगर मेंबर को मान लीजिए एक प्लॉट लेना है, जी सर, तो उसके लिए भी लोन मिलेगा? उसके लिए भी मिलेगा, एडवांस मिलेगा? उसके लिए भी एडवांस मिलेगा। और अगर उसको प्लॉट पे मकान बनाना है, मान लीजिए उसके पिताजी का प्लॉट है और वो उस पे मकान बनाना चाहता है, तो उसके लिए मिल जाएगा उसको? सर पिताजी के प्लॉट अपना मेंबर का होना चाहिए या फिर वाइफ के साथ में ज्वाइंट होना चाहिए, तभी मिलेगा। किसी और के नाम पे या किसी और के साथ ज्वाइंट है तो उस पे नहीं मिल सकता जी, है। जी, जी। तो घर बनाने के लिए भी, जमीन खरीदने के लिए भी, दोनों के लिए एडवांसेस हैं। मकान खरीदने के लिए वो भी है, वो भी है। और अगर मकान खरीद लिया है लोन लेकर किसी संस्था से, तो उसको रीपे करने का भी प्रावधान तो है। इस तरह से ये 4 हिस्से हो गए इस एडवांस के। पहला प्लॉट लेने के लिए, दूसरा उस पे कंस्ट्रक्शन के लिए, तीसरा कंस्ट्रक्टेड हाउस खरीदने के लिए, और चौथा अगर आपने ऑलरेडी लोन लिया तो रीपे करने के लिए। बिल्कुल जी। तो ये अपना हाउसिंग नीड्स इस तरीके से पूरी कर सकते हैं। उसके बाद में जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे पास में एडवांस, उसमें एक इलनेस का भी एडवांस आता है। और इलनेस का एडवांस जो है उसके लिए कोई ऐसी मिनिमम सर्विस की ज़रूरत नहीं होती है, उसको मेंबर ले सकते हैं।
और ये माना जाता है कि आदमी जब भी इल हो और वो रेज करे अपना एडवांस का क्लेम और हम उसे जल्दी से जल्दी सेटल करें, जी तो इसमें भी हम जो है एक से ज़्यादा बार भी उसे ले सकते हैं। और ऐसा जैसे आपने बताया, अमूमन ये कई बार देखा गया है कि लोग इसका गलत फायदा फायदा उठाते उठाते हैं, और ऐसे केसेस आए हैं कि अच्छी अच्छी कंपनीज में काम करने वाले लोग भी जो है महीने दर महीने या साल दर साल इसे ले रहे हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो है जब एकदम ही सख्त ज़रूरत हो तो इसका इस्तेमाल किया जाए। और इसमें जो है हम अपने ट्रीटमेंट के लिए मेंबर ले सकता है, अपनी फैमिली के ट्रीटमेंट के लिए ले सकता है, और उसमें उसकी 6 मंथ्स की बेसिक वेजेस या डीए है, या फिर उसका जो खुद का बैलेंस है विथ इंटरेस्ट, वो उसको ईपीएफओ डिसबर्स करेगा डायरेक्टली। तीसरा जो काफ़ी ज़रूरत में लोगों के आ सकता है और उसकी नीड हो सकती है, उसमें मेंबर अपनी मैरिज के लिए या डॉटर एंड सन एंड ब्रदर एंड सिस्टर की मैरिज के लिए भी एडवांस ले सकता है। और इसमें मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट 7 years की होती है, और इसमें जो है मेंबर का खुद का शेयर और इंटरेस्ट का 50% तक एडवांस ले सकता है, और ये पूरी सर्विस के दौरान 3 बार ले सकता है। जी जी सर। और इसके बाद मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ सन एंड डॉटर, खुद के लिए नहीं लेकिन सन और डॉटर की अगर पोस्ट मैट्रिक एजुकेशन है मैट्रिक के बाद की, तो उसके लिए भी एडवांस मेंबर ले सकता है। और इसकी भी सेम ही समय सीमा है, 7 साल की सर्विस होनी चाहिए, और मेंबर के अपने शेयर का विथ इंटरेस्ट के साथ में 50% वो विड्रॉ कर सकता है। जी यानी कि हर एडवांस के लिए कोई ना कोई एलिजिबिलिटी है एलिजिबिलिटी है। कि कितनी सर्विस होनी चाहिए और उसके बैलेंस में कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, कितना अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, और उसको कितना कितना मिल मिल सकता सकता है, उसकी भी अपर वो भी लिमिट। प्रेस्क्राइब्ड है। हाँ, जी तो ये है एडवांसेस हमारे। इसके बाद में कुछ एडवांसेस और हैं जो एबनॉर्मल कंडीशंस के लिए मिलते हैं, जैसे कि कहीं पे फ्लड्स हो गया, राइट्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए। ऐसे केसेस में भी जो है एडवांस मिलता है, जिसमें 5,000 रुपीज या फिर 50% जो मेंबर का बैलेंस है, उन दोनों में से जो भी लीस्ट है वो मिलता है। और इसमें जो कंडीशन है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह के इवेंट्स को नोटिफाई करा होना चाहिए, और ऐसे इवेंट के 4 महीने के अंदर ही ऐसी एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो जी इसमें क्योंकि 5,000 या उसके 50% बैलेंस का, तो ये अमाउंट थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अनफॉर्सीन इवेंट के लिए जिसको ज़रूरत है वो इसमें रेज कर सकता है। हमारे कुछ दर्शक हैं जो अनुरोध कर रहे हैं कि उनको इंग्लिश में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो बीच बीच में आप कोशिश करें कि कुछ मुख्य बातों को बिल्कुल, इंग्लिश में भी ले लें। श्योर। एक सवाल देखिए आ रहा मोहम्मद शफ़ी ख़ान का कि पैसा कैसे विड्रॉ करें। तो साहब, पैसा विड्रॉ करने का तरीका आपको बता दिया कि एडवांस अगर आपको लेना है तो इन ग्राउंड्स पे अभी आपको और बताए जा रहे हैं कि ये आधार हैं जिनके ग्राउंड्स पे आपको एडवांस मिल सकता है। अगर आप विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, फाइनल विड्रॉल की बात कर रहे हैं, तो वो उस कंडीशन में हो सकता है जहाँ पे आपने जॉब छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद फिर 2 महीने तक आप वेट करेंगे। उस बीच अगर आप कहीं ज्वाइन कर लेते हैं तो पहले आप ट्रांसफ़र कराएंगे, फिर नए अकाउंट से आप एडवांस ले सकते हैं। पूरी तरह से विड्रॉ करने का प्रोविज़न केवल 2 कंडीशन में है, या तो आप छोड़ दें और उसके बाद कहीं और जॉब ना करें जहां पे ईपीएफ एक्ट लागू है, दूसरा ये है कि आप रिटायर हो गए हों। तो आपके सवाल से ये स्पष्ट नहीं है कि आप किस तरह से विड्रॉ करना चाहते हैं। फिर भी मैंने आपको इस तरह की ये आप कोशिश की है कि आपको शायद ये स्पष्ट हो गया हो। फिर भी ना स्पष्ट हुआ हो तो आप हमसे दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। जी अंकेश जी। जी। दिव्यांग लोगों के लिए भी ईपीएफ स्कीम में एडवांस के प्रोविजन हैं, जिसमें वो इक्विपमेंट वगैरह परचेज कर सकते हैं। और इसमें भी कोई मिनिमम सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे हमारे मेंबर्स के लिए। और उसमें जो वो विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें उनकी 6 महीने 6 मंथ्स बेसिक एंड डीए
or employee share with interest or the cost of equipment, whichever is least, that can be drawn, and before taking the next advance under the same head, 3 years must have elapsed. So ऐसे केसेस में भी जो है दिव्यांग मेंबर्स एडवांसेस ले सकते हैं। जी। कुछ लोग हैं जो बार बार सवाल इस बात पे पूछ रहे हैं कि वो अपने प्रोफाइल में करेक्शन कैसे कराएं। एक सीपम वर्मा हैं, वो कह रहे हैं कि प्लीज़ आई एम अनेबल टू विड्रॉ फंड्स ड्यू टू करेक्शन चेंज। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद कि कोई करेक्शन के लिए अप्लाई किया होगा या अप्लाई करना होगा इनको। तो मैं एक बात बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम लगातार वीडियोस डाल रहे हैं जिनमें हम बता रहे हैं कि कैसे आप कोई प्रोफाइल में अपने करेक्शन करा सकते हैं। अगर आपने नहीं अभी अप्लाई किया है तो उसको देख लें और अप्लाई कर दें। अगर आपने अप्लाई किया और नहीं हुआ है, ज़्यादा समय बीत गया, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उस दफ्तर में आपसे पहले अप्लाई करने वाले काफ़ी लोग हों और ये काम चल रहा हो। आप चाहें तो अपनी जो शिकायत है हमारे EPFIGMS पोर्टल पर दर्ज करा दें, जिसमें आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज के विषय पर EPF एडवांस पे कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी। तो जैसे कि जितने भी एडवांसेस हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि देयर इज इन मैनी ऑफ द एडवांसेस देयर इज अ मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट, सो दैट मेक्स इट मोर an efficient way of raising an advance claim, that the members are transferring their funds on the change of jobs rather than withdrawing them, because every spell of service will be added, and then they will find themselves eligible to raise an advance claim, maybe say for a marriage or for education or for housing. So that makes the case for transfer very strong. तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि लोग अपने जो भी प्रीवियस अकाउंट्स हैं उनको विड्रॉ करें ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, वन मेंबर वन यूएन के थ्रू करें। जहाँ पे जैसे मेंबर्स का था कि उनकी प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ी है, तो ऑनलाइन प्रोविज़न है प्रोफाइल को चेंज करने के लिए, डॉक्यूमेंट सारे डिफाइंड हैं और बहुत अच्छा इसके ऊपर पे लिस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, और उसके वजह से लोग उसे रेज करें अपना और प्रोफाइल्स ठीक कराएं अपनी, और एडवांसेस ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसेस लें ऐसे केस में, क्योंकि जितने भी अकाउंट्स कंबाइन होंगे उनके एलिजिबिलिटी की सर्विस भी बढ़ेगी और उनके बैलेंसेस भी बढ़ेंगे, तो क्वांटम ऑफ एडवांस भी बढ़ेगा। तो यानी कि अगर मेंबर के पहले कोई अकाउंट रहे हैं तो उसको ट्रांसफ़र करा लें, तो उसमें जो पुरानी सर्विस है वो भी जुड़ जाएगी और उसका पैसा भी जुड़ जाएगा, तो उसकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी और उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब देखिए, आपने अभी इलनेस एडवांस के बारे में बताया था। इलनेस एडवांस के बारे में एक सवाल आया है कि हाउ मेनी इलनेस एडवांस विड्रॉल कैन बी डू इन अ ईयर? मनोज कुमार जी पूछते हैं। मिस्टर मनोज कुमार, वी हैड initially briefed that there is no limit for raising this advance claim in terms of the frequency, but again हमको पता नहीं होता कि आपको कब जरूरत पड़ेगी, कितनी जरूरत पड़ेगी। yes, लेकिन उसके लिए जो एलिजिबल जो मिनिमम बैलेंस है उसकी तो कोई सीमा होगी। मिनिमम बैलेंस काफ़ी मेरे ख्याल से ज़्यादातर एडवांसेस में 1000 या किसी हाउसिंग में 20,000 हो सकता है, इसमें भी काफ़ी कम होगा जी। लेकिन ये अगर ऐसा क्लेम आपका रिजेक्ट हुआ है, आपके सवाल से ऐसा लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर में कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप इसे प्लान इनके हिसाब से कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा डिस्करेज करूंगा कि जब ज़रूरत हो तभी इसको लें। बिल्कुल, ये तो हम बार बार कहते हैं कि इसको बैंक अकाउंट की तरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके भविष्य के लिए पैसा है, फिर भी आपका पैसा है, इसलिए EPFO ने कहा कि आप जब चाहे निकाल लें, हम आपसे कोई सवाल पूछते नहीं हैं। बस ये उम्मीद करते हैं कि आप खुद अपने आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। जी। बहुत सारे और विषयों पे सवाल लगातार आते जा रहे हैं, मैं उनको नहीं ले पाऊंगा। कुछ तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट सवाल हैं, फिर भी कुछ ग्रीवेंसेस हैं। जैसे वो कहते हैं कि कोई क्लेम रिजेक्ट हो गया है उनका, या
उनका क्लेम नहीं हो रहा है या उनका ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है, तो मैंने जैसा पहले बताया कि इस तरह की ग्रीवेंसेस को आप EPFI-GMS में रजिस्टर कर दीजिए, वहाँ इसका समाधान किया जाएगा। जी अंकेश जी। तो हमने हाउसिंग पे चर्चा कर ली है। हमने हाउसिंग लोन रीपेमेंट पे चर्चा कर ली है। हमने उनकी हाउसिंग की एक्विजिशन ऑफ लैंड पे चर्चा कर ली है। एजुकेशन पे चर्चा कर ली है, इलनेस पे कर ली है। अब कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको इंडस्ट्रियल इवेंट्स कहा जाता है, और इसमें लॉकआउट होता है या क्लोजर होता है किसी इंडस्ट्री में। तो ऐसे सिनेरियो में भी जो है मेंबर विड्रॉ कर सकते हैं फंड से, और इसमें भी कोई मिनिमम सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है जैसे इलनेस ऐसे अनफॉर्सीन इवेंट्स में प्रेडिक्टेबल नहीं होता, इसको फैक्टर इन नहीं किया जा सकता, तो इसमें स्कीम लिबरल है। और इसमें जो विड्रॉल है अमूमन इन सेक्शन में एम्प्लॉय शेयर के ऊपर है, किसी में एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट पूरा है, और कहीं कहीं पे 50% पे लिमिट किया गया है। और इसमें भी एनी नंबर ऑफ टाइम आप ले सकते हैं। तो डिस्चार्ज है, डिसमिसल है, रिट्रेंचमेंट है। अगर किसी मेंबर ने कोर्ट में चैलेंज किया है तो उसको 50% तक का शेयर मिल सकता है अपने शेयर का। और अगर लॉकआउट है, क्लोजर है जहाँ पे 15 दिन से ज़्यादा है, एंड एम्प्लॉय जहाँ पे एम्प्लॉयड है विदाउट कॉम्पेंसेशन, या फिर उसने वेजेस नहीं मिली हैं 2 महीने से ज़्यादा की कॉन्टिन्यूस पीरियड, तो ऐसे में वो अपने पूरे शेयर का इंटरेस्ट के साथ में विड्रॉल कर सकता है। तो ऐसा भी प्रोविजन है। एक कस्तूरी, हमारे पास फेसबुक पे भी काफ़ी सवाल हैं। कस्तूरी रॉय हैं, ये सवाल करते हैं कि एडवांस TAT नॉट बीइंग मेंटेन्ड टर्न अराउंड टाइम by EPFO. Sometime it exceeds 21 working days, but end user can't be able to connect to any helpline. So what is the benefit of taking advance in difficult times? तो इसमें EPFO में अमूमन 96% केसेस का टर्न अराउंड टाइम 20 डेज के अंदर ही है। और ऐसा हो सकता है कि जैसे सर ने पहले बताया कि उसी कैटेगरी में या एडवांसेस की फहरिस्त काफ़ी लंबी हो, क्योंकि हमारे 60% जो क्लेम्स आते हैं वो एडवांस के ही होते हैं, और उस ऑफिस में कोई लोकल चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसा कि हमारा भी जनरल इलेक्शन हुआ, या लोगों का वहाँ पे डेप्लॉयमेंट कैसा है, या फिर इशू हो सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हो सकता है तो कि हमारे कभी यहाँ क्लेम 20 दिन में तो हो ही जा जाते हैं। 96% कुछ ऐसे 97% ऑफिसेस केसेस हैं जहाँ होते पे हैं, वर्कलोड ज़्यादा है वर्कलोड ज़्यादा है। और वहाँ पे समस्याएं हो सकती हैं। अगर कोई इस तरह की समस्या है कि आपको किसी निश्चित समय सीमा में पैसा चाहिए और नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप उस दफ्तर से संपर्क करें, वहाँ पे PRO से, या फिर आप EPFI-GMS पे अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और इसमें सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मेंबर लॉगिन करके मेंबर पोर्टल पे देख सकता है कि किस स्टेज पे उसका क्लेम है, जी जी और जी। पॉसिबली हो सकता है कि ऑफिस ने सेटल कर दिया हो। अगर ऐसे में 2 या 3 दिन में अमूमन बैंक में पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो एक बार बैंक भी संपर्क करना चाहिए कि समस्या क्या उसमें आ रही है, अगर हमारी तरफ से सेटल्ड है तो। नहीं तो जैसे आपने बताया कि हमेशा जो है ग्रीवेंस तो रेज कर कर ही सकते सकते हैं। हैं और संपर्क भी कर सकते हैं उस ऑफिस से। जी। एक ये सवाल पूछ रहे हैं कमर चौधरी जी, वो कह रहे हैं कि एज अंकेश जी सेड दैट इफ एन एम्प्लॉय इज टेकिंग एडवांस बट नॉट यूजिंग इट फॉर द सेम पर्पस, देयर मे बी डिफिकल्टीज इन द फ्यूचर, प्लीज डिस्क्राइब दीज डिफिकल्टीज। The ये अच्छा intention, सवाल है इनका हाँ, बहुत। intention of the question seems to be that member is apprehensive of any prospective action from the side of EPFO. So, with all the experience I am having, such actions have not been initiated against any person. So, my intention of telling was that
future difficulty means your balance is going to go down, and post retirement you will not left with the uh, balance which is required for you to sustain your life, because right now when you इससे जो है are वो उनकी ईडीएलआई बेनिफिट पे भी असर EDLI पड़ता है। बेनिफिट पे भी असर पड़ता है, एक तो बेनिफिट पे बैलेंस असर पड़ता है, दूसरा ये होता है कि आपको आपसे रिकवरी तो की ही जा सकती है, करी अगर जा गलत सकती है, लेकिन गलत ग्राउंड पे एडवांस गलत आपने ground लिया है और ये डिटेक्ट होता है तो उसकी रिकवरी हो सकती हो है। सकती है। तो कानूनन ये कानूनन संभव प्रावधान है। है एज अ बेस्ट प्रैक्टिस एंड फॉर ईज ऑफ लेकिन हम लिविंग। लोग बार बार यही बात कहते हैं कि भाई हम अपने मेंबर्स, उनका पैसा है और उनके विवेक पर छोड़ते हैं कि वो कब और कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, नहीं तो रिकवरी के प्रोविजंस हैं और हाँ, उसके ऊपर में इंटरेस्ट के भी प्रोविजंस हैं 2% वगैरह के। और पहले हमने काफ़ी से लिबरल कर दिया एडवांसेस को लेने में, लेकिन अभी भी दे स्टैंड इन द बुक्स, एंड इफ कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड, और इवन एम्प्लॉयर कैन रेज कि अगर कोई एम्प्लॉय बार बार जी, इलनेस है और वहाँ पे आ भी रहा है और वो कर भी रहा है, तो ऐसे केस में फिर हमारे नोटिस में आएगा, तो फिर कंसर्न ऑफिस जैसे उसे डील करेगा। लेकिन उद्देश्य यही है कि आप उसे एथिकली यूज करिए और जो है उसको अपने फ्यूचर ईयर्स के लिए बचाइए। आप अभी सर्विस कर रहे हैं और अभी अर्न कर रहे हैं और आप उसे पूरा विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए कि जब आप अर्न नहीं करेंगे तो आप किस पे रिलाई करेंगे, तब तो आपके पास फंड भी नहीं रहेगा। तो एक बैलेंस बना के चलिए और ज़रूरत पे ही इस्तेमाल करिए। ये वैसे तो इस एडवांस पे सवाल नहीं है बंटी चौहान जी का, एनी ऑप्शन विड्रॉल पेंशन आफ्टर 10 इयर्स, तो इसका जवाब तो हम दे ही सकते हैं कि भाई अगर आपने 10 साल की सर्विस की है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो विड्रॉल का तो मतलब ही नहीं है। आप उस पैसे को एक मुश्त विड्रॉल आप चाहते हैं कि विड्रॉल बेनिफिट मिल जाए, तो ये स्कीम में प्रोवाइडेड नहीं है। 10 साल की सर्विस पे आपको पेंशन मिलेगी और उस पेंशन को एंजॉय करिए, बिकॉज पेंशन इज अ रियल सोशल सिक्योरिटी। बिल्कुल जी, सर, और अगर ज़रूरत भी है तो अर्ली पेंशन भी ले सकते हैं। हाँ, और बिल्कुल। पेंशन में ये भी है कि फैमिली पेंशन भी है, जी, चिल्ड्रन पेंशन भी है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अमूमन लोगों की सर्विस लाइफ 30 साल 25 साल जो भी है, कोशिश करिए कि पीएफ और अपना पेंशन हमेशा ट्रांसफ़र करिए, और जो स्कीम का इंटेंशन है पेंशन देने का, ईपीएस स्कीम का, उसका फ़ायदा उठाइए। विड्रॉल जो है ओपन है, बट 10 ईयर्स के बाद तो नहीं कर सकते हैं, उसके नीचे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जो है आप विचार करिए। और आप अगर अभी अनएम्प्लॉयड हैं तो कल एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, तो विड्रॉ करने के पहले इस पे विचार करिए कि कल अगर एम्प्लॉयड होंगे तो आप ट्रांसफर कर जिस सकते समय हैं। आप सेवा में नहीं रहेंगे उस समय आपको पैसे की जब जरूरत जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो यही पेंशन काम आती है, या आपकी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है। पेंशन पे बहुत सारे और भी सवाल हैं, लेकिन हम लगातार आपसे अनुरोध करते हैं अपने दर्शकों से कि प्लीज़ स्टिक टू द सब्जेक्ट टुडे, एडवांसेस, ईपीएफ एडवांसेस। और ईपीएफ एडवांसेस पे हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग सब्जेक्ट पे बनाए हैं। इलनेस एडवांस पे भी है, मैरिज एडवांस पे भी है, हाउस बिल्डिंग एडवांस पे भी है, और जिसमें हमने बताया है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें कितना पैसा आपको मिलेगा, और उसमें कितनी सर्विस चाहिए और उसकी प्रोसेस क्या है। उसको आप उमंग ऐप पे कैसे कर सकते हैं, उसको आप मेंबर पोर्टल पे कैसे कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस हमने बताई हैं और हम लगातार नए वीडियोस भी बना रहे हैं इन विषयों पे। जी, अंकेश जी। मेंबर्स जो कॉन्टिन्यूस अनएम्प्लॉयड हैं, तो 1 मंथ के बाद वो अपने बैलेंस का 75% भी विड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तो लिमिट होती कि जब वो एग्जिट कर जाते हैं 2 महीने के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें बहुत कोई भारी ज़रूरत है और 1 महीना ही हुआ है, तो अपने बैलेंस का वो 75% विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा भी प्रावधान है हमारे पास में। इसके अलावा प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट भी लोग एडवांसेस विड्रॉ कर सकते हैं, जहां पर उन्होंने 54 साल की उम्र पूरी कर ली है और आने वाले समय पर उनका रिटायरमेंट या सुपर एनुएशन की डेट के 1 साल पहले तक
अपने बैलेंस का वो 90% इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोग रिटायरमेंट के पहले बहुत सी चीज़ें अगर करना चाहते हैं जी, और तब तक वेट नहीं कर सकते तो उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इसलिए भी है क्योंकि रिटायरमेंट से पहले अक्सर लोग चाहते हैं कि उनका घर बन जाए, अगर उन्होंने पहले से नहीं बनाया है, और वो बहुत सारे और काम भी हो सकते हैं, उनकी ज़रूरतें हो सकती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जी। तो ये कई विषय हैं जिसके कमेंट्स ऊपर में एडवांसेस हैं। कमेंट्स इस पे। इसका जो है उपयोग करिए और अपनी करंट नीड और अपनी फ्यूचर नीड को ध्यान में रखते हुए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए और उस हिसाब से इस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन करिए। आफ्टर ऑल जो है इसका इंटेंशन लोगों को सोशल सिक्योरिटी देना है और जिसमें बिल्कुल ये माना जाता है कि लोगों की अलग अलग लाइफ स्टेजेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इसको बिल्कुल उपयोग करिए जब आपको ज़रूरत है। और जैसा कि बताया मैंने कि हमेशा ट्रांसफ़र करते रहिए और आपकी ज़रूरत पे काफ़ी सब्सटैंशियल बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो विड्रॉल जॉब चेंज पे अवॉइड करिए, जो अमूमन देखा जाता है कि कई बार होता है या लोग उसकी कोशिश करते हैं। देखिए, एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि राहुल कुमार जी पूछ रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर, इज़ द फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशंस? तो अंकेश जी बताइए इस पे। बिल्कुल इसमें राहुल जी एग्जेम्प्टेड जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो ईपीएफओ के अंतर्गत ही जो है रन करती हैं और इसमें बिल्कुल प्रावधान रहता है। और बहुत से ट्रस्ट में तो ऑनलाइन विड्रॉल का सिस्टम भी है और जो है आप उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। और जितने भी मैंने एडवांसेस बताए ये सभी ट्रस्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में है तो भी। अंकेश, हमारा अनुभव ये है कि जो ट्रस्ट की जो ईपीएफ स्कीम होती है, वो लगभग समान होती जो हमारी जो जो स्टैट्यूटरी ईपीएफ स्कीम है। तो जो एडवांसेस हमारे यहाँ मिलते हैं ईपीएफओ से, वही आपको अपने एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल। भी मिलते हैं। उसकी प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है संस्थान के हिसाब से। वो आप अपने जहाँ पे आप एम्प्लॉयड हैं उस इंस्टीट्यूशन से पता कर लें। अपने एचआर से पता कर सकते जी, हैं अपने उस एचआर चीज़ से के पता बारे कर में। सकते हैं और कैसी प्रक्रिया है। बिल्कुल और बहुत सारे जो एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनमें प्रोविज़न है कि जो एडवांस वो लेते हैं उसको रिफंडेबल एडवांसेस भी उनके यहाँ फैसिलिटी है कि आप चाहें तो आप उन एडवांस को लेके और उसको रिफंड करके फिर से अपना जो ईपीएफ कॉर्पस है उसको ग्रो कर सकते हैं। ऐसा कहीं कहीं पे हो सकता है जी। और कुछ ट्रस्ट इसे फॉलो भी करते हैं। और अ, हम जब भी देते हैं किसी को एग्जेम्पशन तो उनके जो ट्रस्ट रूल्स होते हैं उसको वेट करते हैं। और जैसा कि सर ने बताया, आलोक सर ने, कि जो है स्कीम के प्रावधान वहाँ पे भी सेम फॉलो होते हैं और वहाँ पे अगर ज़्यादा बेनिफिशियल हैं तो वो भी फॉलो होते हैं। तो आप बिल्कुल अपने एचआर को या ट्रस्ट रूल्स को रेफ़र करिए और अगर यहाँ से अच्छे टर्म्स हैं और भी एडिशनल एडवांसेस हैं तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तो आपको देखिए, मिलेंगे एक ही। एक नरेश कुमार जी शायद बाद में जुड़े हैं, आपने हालांकि ये जानकारी ऑलरेडी दे दी है, फिर भी इनका सवाल हम ले लेते हैं क्योंकि शायद ऐसे सवाल और भी लोगों के होंगे जो बाद में जुड़े होंगे। ये पूछते हैं कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर हाउसिंग एडवांस? तो जैसा कि हमने पहले सूचित किया सबको, नरेश कुमार जी, दैट द ईपीएफओ डज नॉट सीक एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ फॉर रेजिंग एन एडवांस। So no document is to be uploaded for raising an advance. So it is always open for you to just raise an advance claim under the concerned section through online portal, and it will be settled provided that KYC is in order. No documentation is needed.
देखिए, बहुत बहुत सारे और सवाल आ रहे हैं आपसे रिलेटेड, आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं कुछ सवाल और लेता हूँ इसमें। ये जो फैक्ट फाइंडर करके कोई यूज़र हैं, ये यूट्यूब पे सवाल पूछ रहे हैं कि नेचुरल क्लाइमेट में कितने परसेंटेज पैसे निकाल सकते हैं। नेचुरल कैलामिटी होगा सर, क्या ऐसा? हाँ, वो शायद। कैलेमिटी है, वो हाँ। स्पेलिंग मिस्टेक है, हम्म। आप उसको कैलेमिटी ही पढ़ें। तो इस पे हमने पहले जिक्र किया था कि स्टेट गवर्नमेंट वगैरह का इसके अंदर में नोटिफिकेशन होना चाहिए, और इसमें 5,000 रुपीज़ या फिर मेंबर के अपने बैलेंस और इंटरेस्ट का 50%, उतना वो पैसा इसमें ले सकते हैं नेचुरल कैलामिटी में। जी, एक और बहुत अच्छा सवाल है। ये कृष हैं, ये पूछ रहे हैं कि एन एम्प्लॉय रिटायर्ड एट 58 एंड हैड 4 years ऑफ सर्विस एंड रिटायर्ड एट द एज ऑफ 62। ठीक है, रिटायर्ड एट 58, फिर पूछ रहे हैं कि 4 years ऑफ सर्विस है, रिटायर्ड एट 62। हालांकि थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट अगला पार्ट देखिए कि ही वांट्स टू कीप हिज पीएफ अकाउंट फॉर अनदर 36 months एंड प्लान टू विड्रॉ एट 65 years। Will the account remain active? Is it tax free? अब इसमें एक तो अकाउंट कोई अगर यहाँ पे किसी का रहता है तो किसी का अकाउंट फ्रीज तो नहीं होता है। केवाईसी अपडेटेड है तो हमेशा वो विड्रॉ कर सकता है। सवाल जहाँ तक टैक्स पे आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि मेरे ख्याल से मिस्टर क्रिश मस्ट हैव सर्व फॉर मोर देन 4 years, 5 years, सो मोर देन 5 years पे वॉट एवर एक्यूमुलेशन ही इज नहीं, विड्रॉइंग। उन्होंने लिखा है कि एंड हैड 4 years ऑफ सर्विस। 4 years ऑफ सर्विस है, हाँ, और इस सवाल से मुझे जो 50,000 के। लगता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि अगर 4 साल की सर्विस है, अगर वो 3 साल और रख लेते हैं, या कितने साल कह रहे हैं वो, हाँ 36 months, यानी कि 3 साल और रख लेते हैं, तो क्या ये 5 साल वाली लिमिट से बाहर हो जाएगा क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी सर्विस जो है वो 4 ही साल की है सर। 4 साल तो की 5 सर्विस साल है। की सर्विस है। अगर 50,000 से नीचे का इनका विड्रॉल होता है जी, तब तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर का विड्रॉल होता है और 5 साल से नीचे की सर्विस है तो उस पर टैक्स ज़रूर लगेगा। टीडीएस हम काटेंगे। अगर ये टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते हैं तो सीनियर सिटीजन होने के नाते ये 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, हम्म, और उस पे ये फायदा ले सकते हैं टैक्स ना कटवाने का। जी, यानी कि वो 5 साल की सर्विस से अगर कम है तो तो टैक्स टैक्स पड़ेगा। टीडीएस कटता है। ओके। एक सवाल गिरधारी सिंह जी का है कि सर, मेरी 4 PF ID हैं, सब PF ID का पेमेंट एक आईडी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? तो ये तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट्स की, जिसके बारे में हम लगातार बताते रहते हैं। हमने एक इसका वीडियो भी बनाया हुआ जो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देखिए, उसमें प्रोसेस आपको मिल जाएगी। आप अपने एम्प्लॉयर की हेल्प भी ले सकते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल सर। काफ़ी ईपीएफओ सोशल के काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, और अमूमन जब पर्सनल रेफरेंसेस भी आते हैं तो खुद बताने से अच्छा वो ज़्यादा 2-3 मिनट के जी, बहुत ही जी, इफेक्टिव वीडियोस हैं जो हम लोग खुद ही शेयर करते हैं लोगों के साथ बिल्कुल। में। और मैं यही आग्रह करता हूँ अमूमन भी कि जो भी अगर यूनिट्स यहाँ पे इस समय देख रही हैं या जो भी लोग हैं वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें कि ईपीएफओ सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, सब्सक्राइब करें। इस पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, सेल्फ हेल्प वीडियोस टाइप के आते हैं। लोग बिना किसी की हेल्प के खुद से इंटरवीन करके और अपनी नॉमिनेशंस, अपने केवाईसीज और विड्रॉल्स और ट्रांसफर लगभग हर सबका सब्जेक्ट बेनिफिट पे हर हमने सब्जेक्ट में। पिछले पिछले काफ़ी समय में लगभग हर सब्जेक्ट पे, ईपीएफ विड्रॉल हो, फाइनल विड्रॉल हो, एडवांसेस हो, नेम करेक्शन हो, जॉइंट डिक्लेरेशन हो, हर चीज़ पे हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उस पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, और अब प्रोसेस भी समझ जाएंगे आप अच्छे से। जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप अंकेश? यस सर।
एक और सवाल देखिए अच्छा आया है, उन्होंने पूछा है कि जीएनसी चैनल हैं, ये पूछ रहे हैं फॉर्म 31/19/10 फुल फॉर्म सर। फुल फॉर्म इसका कुछ भी नहीं है, ये नंबर्स हैं। नंबर फॉर्म 31 एडवांसेस के लिए होता है, जब किसी को कोई भी एडवांस चाहिए जिसके बारे में आज हम जी जी। बात कर रहे हैं, तो आप फॉर्म 31 फिलअप करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन फिलअप करें चाहे फिजिकल फिलअप करें। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि आप उमंग ऐप या मेंबर पोर्टल पर ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करें। फॉर्म 19 जो होता है वो फाइनल विड्रॉल के लिए होता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप नौकरी छोड़ देते हैं या रिजाइन या रिटायर हो जाते हैं तो फॉर्म 19 आप फिलअप करते हैं। फॉर्म 10 नहीं है, 10C और 10D दो फॉर्म है। 10C जो है वो विड्रॉल बेनिफिट के लिए है, अगर आपने 10 साल से कम सर्विस की है और आप नौकरी छोड़ देते हैं, फिर किसी ऐसी प्रतिष्ठान में काम नहीं करते हैं जहां ईपीएफ एक्ट लागू है, तो आप जो पेंशन पोर्शन है, पेंशन कंट्रीब्यूशन है, उसके विड्रॉल के लिए फॉर्म 10C भरेंगे। फॉर्म 10C आप स्कीम सर्टिफिकेट के लिए भरते हैं। फॉर्म 10D जो है वो पेंशन के लिए भरते हैं आप। जब आपको पेंशन लेनी होती है तो फॉर्म 10D भरते हैं। तो ये तीनों फॉर्म्स हैं जिनके ये पर्पस हैं। जी। एक सवाल और अच्छा आया, देखिए रविशेखर सिंह हैं, ये पूछ रहे हैं कि इफ एन एम्प्लॉय विड्रॉ हिज हर एडवांस देन व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन हिज पेंशन ईडीआई बेनिफिट्स इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस। वेरी गुड क्वेश्चन, तो इसके बारे में जरूर जवाब दीजिए आप। तो विड्रॉ करते हैं एडवांसेस का, तो पेंशन तो जो आदमी की होती है वो उसकी वेजेस, एवरेज वेजेस पे डिपेंड करती है और उसकी लेंथ ऑफ सर्विस पे डिपेंड करती है। तो पेंशन पे तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा कि आलोक सर ने पहले भी बताया है कि ईडीएलआई क्योंकि बैलेंस पे डिपेंड करता है और ईएस ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है, तो हाँ, बैलेंस कम रहेगा तो उस पर ज़रूर असर पड़ेगा। जी तो इसीलिए एडवांसेस का जो है उपयोग हमेशा ज़रूरत के उस पे ही करिए, क्योंकि अनफॉर्सीन इवेंट पे ईडीएलआई पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी। डेथ इन सर्विस का मतलब हुआ कि यदि सदस्य की मृत्यु सेवा में रहते हुए होती है, जब सेवा में रहते हुए होती है तो उसको ईडीआई का बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, जो कि एक मुश्त राशि होती है जो कि 7 लाख तक हो सकती है। अब उसका जो कैलकुलेशन होता है वो पीएफ के बैलेंसेस पर होता है। अगर उसमें बैलेंसेस कम है तो आपका ईडीआई का बेनिफिट कम हो जाएगा, मगर पेंशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सवाल और है मोहम्मद रिजवान का, ओवरलैपिंग केस का कुछ बताओ। अब ओवरलैपिंग केस का कुछ बताओ, ये स्पष्ट सवाल तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये ओवरलैपिंग ऑफ सर्विस का होगा, कुछ डेट का इशू होगा इनका। तो जैसे इन्होंने कुछ कोई एक सर्विस होगी इनकी और दूसरी सर्विस होगी, उसमें ज्वाइनिंग कुछ में। बीच में ज्वाइनिंग और लीविंग का ओवरलैपिंग होगा। तो अगर ओवरलैपिंग है तो उसे आप ठीक कराएं, क्योंकि एक समय में आप दो जगह तो हो नहीं सकते। जी। एक चंदन सिंह जी हैं, इनका सवाल तो नहीं है, लेकिन ये इन्होंने अच्छा हमारी हौसला अफजाई की है। बहुत शुक्रिया चंदन जी। नमस्कार सर, ईपीएफओ का लाइव मैंने अभी तक लास्ट 2 बार से देख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे खुशी है ये सेवा इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने में सक्षम है। बहुत अच्छी बात है, हमारी कोशिश है आप जैसे लोगों की वजह से ही हमको ये एनर्जी, ये उत्साह मिलता है, ये मोटिवेशन मिलता है कि हम आप तक ये लाइव सेशन लाएं। और यकीन मानिए जब तक आप देखते रहेंगे, जब तक आप सवाल करते रहेंगे और जब तक आप चाहेंगे, ये लाइव सेशंस जारी रहेंगे और उन सब्जेक्ट्स पर लेकर आने की कोशिश होगी जिन सब्जेक्ट को अभी मैंने नहीं छुआ है। अगला सब्जेक्ट में, जैसा मैंने पहले बताया, हमारी कोशिश होगी कि हम जिन पे सबसे ज़्यादा सवाल हैं उन सवालों का जवाब लेके आएँ। एक ये चंदन सिंह कुशवाहा जी पूछ रहे हैं, सर मैंने एक कंपनी में केवल 7 महीने 2014 में जॉब किया,
लिख कर आता है कि आपकी कंपनी में ने पैसा जमा नहीं किया है, जबकि पासबुक में अभी भी दिख रहा है और एडवांस भी नहीं निकल रहा है। क्या कर सकते हैं? ये पासबुक में बैलेंस दिख रहा है अब तो लिख के कहाँ से आता है ये नहीं बताया इन्होंने, कि लिख के कहाँ से आता है कि क्या पैसा क्लेम नहीं जमा इन्होंने किया है। रेज किया और रिजेक्ट हुआ है क्या? मतलब बैलेंस हाँ, अगर ये पासबुक सवाल में आ रहा है तो में जानकारी अधूरी है। तो कृपया अगर सवाल थोड़ा स्पष्ट करें तो हम जवाब दे पाएंगे आपका। ईपीएफ कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करें तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारी वेबसाइट पे भी है, हमारे सोशल मीडिया पे भी हम लोग शेयर करते रहते हैं। डायरेक्टरी पूरी हमारी वेबसाइट पे है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी हमारा है। कुछ और एडवांसेस पे कोई सवाल कहीं आ रहे हों तो देखिए, तब तक कोई और जानकारी कोई बची हो आपके पास जिसके बारे में आप बताना चाहें, कुछ लोगों को सलाह देना चाहें। काफी एक चर्चित तो एडवांस नहीं और शायद आज के परिप्रेक्ष्य में उतना वैलिड भी नहीं होगा, लेकिन एक कम इस्तेमाल होने वाला एडवांस है कि किसी इस्टेब्लिशमेंट की अगर इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो ऐसे सिचुएशन में भी मेंबर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि लीस्ट अमाउंट 300 के करीब है या फिर जो मेंबर की वेजेस और उन कंट्रीब्यूशन है, तो ये उतना उपयोगी तो नहीं है लोगों के लिए। लेकिन ये स्टैट्यूट बुक्स पे है और कभी कभी इस पे जो है क्लेम देखे गए हैं। एक देखिए, इन्होंने कुछ द कार्तिक कार्तिक हैं, इन्होंने पूछा ओवरलैपिंग विद फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड पीएफ साइड व्हाट टू डू। पीएफ साइड से ओवरलैपिंग नहीं होती है। जब भी जो भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ लीविंग है वो तो एम्प्लॉयर दर्ज करता है। तो अगर इस तरह का है तो उसे आप करेक्शन करा सकते हैं। वो जॉइंट डिक्लेरेशन वाली जो प्रोसेस है उससे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर गलत है बाद वाली इस्टेब्लिशमेंट में तो उसे करेक्ट करा लीजिए। अगर डेट ऑफ लिविंग गलत है तो उसको आप करेक्ट करा लीजिए। बहुत आसान प्रक्रिया है, आप अप्लाई करिए, हो जाएगा करेक्शन। और भी देखिए कुछ सवाल हैं। जो अधिकतर सवाल आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि केवाईसी और जॉइंट डिक्लेरेशन करेक्शन इन सब पर आ रहे हैं। इन सब पर हमने एक सेशन पिछली बार किया था। अगर आप उस सेशन में नहीं थे तो आप हमारा वीडियो अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, कृपया उसको देख लें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि केवाईसी में करेक्शन कैसे कराएं बेसिक डिटेल्स में, तो हमारा वीडियो देख लें। और अगले हफ्ते हम उस वीडियो को और स्प्लिट करके एक एक आइटम पे डिटेल में भी बताने वाले हैं। लेकिन जो अभी वीडियो पड़ा है वो भी काफ़ी स्पष्ट है कि कैसे आप जॉइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से करेक्शंस करा सकते हैं। तो उसको देखिए, आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आज के सब्जेक्ट पर कोई सवाल और है तो हम ले लेते हैं। दरअसल जो कई बार जो भीड़ होती है गैर ज़रूरी या इररिलेवेंट सवालों की, उसमें जो असली सवाल हैं, जो सब्जेक्ट पे सवाल हैं, वो खो जाते हैं। इससे नुकसान उन लोगों का होता है जो इस विषय पर सवाल पूछ रहे हैं। तो कृपया मैं सभी से पहले से अनुरोध कर रहा हूं और हमेशा अनुरोध करूंगा आगे भी कि सब्जेक्ट जो हो उस पर ही स्टिक करें और उस पर ही टिकें, उस पर ही सवाल पूछें। आपके सवालों से बस मुझे एक फ़ायदा ये होता है कि जो अगले जो सेशंस हैं उनकी प्लानिंग मैं कर पाता हूं। तो आपके सवाल निरर्थक नहीं है, मैं उनको निरुत्साहित आपको निरुत्साहित करना नहीं चाहता, लेकिन मुश्किल ये होती है मुझे कि वो सवाल जो ज़रूरी हैं वो खो जाते हैं। मुझे उनको ढूंढना पड़ता है फिर सवालों को। काफी रिपीट भी हो रहे हैं सवाल, हाँ, बहुत सारे लोग, और एक समस्या और हो रही है कि बहुत सारे लोग केवल सवाल अपने स्पैमिंग कर रहे हैं। वैसे के वैसे ही
दोबारा रिपीट कर रहे हैं, टाइप करके एक बार कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने कोई रिलेवेंट सवाल पूछा और आप 40 बार पूछेंगे तो निश्चित मानिए वो सवाल का जवाब आपको मिलेगा नहीं 40 बार पूछने से भी। हाँ, आप रेलिवेंट सवाल पूछेंगे, हम ज़रूर लेंगे। चंदन सिंह जी बार बार वो जो सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने 7 महीने जॉब किया, उस ईवन में कंपनी ने पीएफ जमा किया, हुआ डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं होता है। ये शायद सवाल है इनका। अब उन्होंने कुछ क्लैरिफाई किया, देखिए कि सर मैंने एक कंपनी में केवल 7 महीने 2014 में जॉब किया था, उस यूएन में कंपनी ने पीएफ जमा किया, लेकिन एग्जिट डेट अपडेट नहीं होता है। लिख कर आता है कि आपकी कंपनी ने पैसा नहीं जमा किया है एडवांस, अब उससे एडवांस लेना चाहते होंगे। तो 7 महीने में तो खैर आपका पैसा ही कितना होगा। मुझे नहीं पता कि आपने 7 महीने के बाद कहीं और जॉब किया है कि नहीं किया है। अगर आपने कहीं और जॉब किया है और किसी भी तरह से आपका कोई दूसरा यूएन बन गया है, तो पहले तो अकाउंट ट्रांसफ़र करा के एक यूएन में ले आएँ। डेट ऑफ एग्जिट मेंबर भी अपडेट कर सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं। ईपीएफ ऑफिस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए। एक सवाल ये सर, ईपीएफओ की साइट गूगल पे ओपन नहीं हो रही है। गूगल पर ओपन नहीं हो रही है। एक तो हम सबको बताना चाहेंगे कि हमारी केवल एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है। किसी भी झांसे में ना आएँ, किसी भी गलत जगह ना जाएं। वो हमारी वेबसाइट है www.epfindia.gov.in। आप इसको टाइप करिए, ज़रूर ओपन होगी। विष्णु सिंह जी बोल रहे हैं कि सर आप इस तरह के वीडियो बनाकर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बता दीजिए इवेंट डिसेबल हो गए हैं, इनेबल कब होंगे? तो हमने शुरू में बता दिया था विष्णु जी कि उसकी प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ही आपको हम आपके सामने जानकारी देंगे। आप हमारे सोशल मीडिया फॉलो करते रहिए। हालांकि हम यूट्यूब लाइव जो है वो लाइव महीने में एक बार करते हैं और ये हर महीने द्वितीय सेकेंड ट्यूसडे, द्वितीय मंगलवार को होता है। लेकिन उसके बीच में ऐसा नहीं है कि उसके बीच में हम आपसे कहीं दूर चले गए हैं। आप हमें हमारे जो हैंडल्स हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे फॉलो करिए। आप देखिए कि आपको रोज़ का रोज़ अपडेट मिलेगा। इस पे अगर कल भी कोई कार्रवाई हुई आपके सवालों पर, तो कल आपको हमारे ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पे अपडेट मिल जाएगा। तो प्लीज़ फॉलो अस। और आपको हम एक और जानकारी दे दें कि हम लोग इंस्टा पे बहुत जल्द ही शॉर्ट वीडियोस भी बना रहे हैं, जिनसे आप बहुत छोटे छोटे अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे। एक ये सवाल देखिए आया एडवांस से रिलेटेड, मुझे मिला है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कितना % और कितने बार निकाल सकते हैं? ये सवाल का जवाब जरूर दे दीजिए भैया। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए जो है आपकी 5 साल की सर्विस अगर है तो आप इसमें क्लेम रेज कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन के लिए आपकी 36 महीने की जो वेजेस हैं बेसिक और डीए, या फिर आपके अकाउंट में जो बैलेंस है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय शेयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, या फिर जो कॉस्ट है, इसमें जो सबसे कम होगा वो आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए और ये और भी एक बार जी, निकाल सकते हैं, हाँ, एक बार। ये बहुत ज़रूरी बात है। एक सवाल देखिए और पीएफ एडवांस पे आया है। मुझे खुशी है कि इस तरह के सवाल आप एडवांसेस पे आज के सब्जेक्ट पे पूछ रहे हैं। सर क्या हम डेट ऑफ एग्जिट के बाद भी पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं? तो एज पर स्कीम जब तक विड्रॉ नहीं होता है फंड, तब तक आप मेंबर रहते हैं, तो डेट ऑफ एग्जिट के बाद भी एडवांस निकाल सकते हैं। फंड विड्रॉ कर लेंगे तो आप मेंबर नहीं रह जाएंगे।
अ, मुझे लगता है कि शायद डेट ऑफ एग्जिट के बाद नहीं निकलता है। सर रेस करते निकलता भी है, और ओके। मेंबरशिप तो नहीं, मेंबरशिप तो ठीक है। मेंबरशिप है सर। ठीक है। चलिए, आपने बताया, अच्छी बात है। और एडवांस के मतलब कोई एडवांस बार नहीं है सर एक उसके ऊपर ओके, में। गुड गुड गुड। प्रदीप कुमार जी पूछ रहे हैं, एडवांस नॉट डिसबर्स ड्यू टू वेज बाइफर्केशन एंड वेरी वर्स्ट रिस्पांस फ्रॉम सिंगसंद्रा सिंगसांद्रा बोमा ईपीएफओ, सांद्रा बोम सांद्रा होगा, सिंगसांद्रा तो नहीं है। ईपीएफओ बेंगलोर, बेंगलोर में वैसे सिंह सांद्रा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट खैर सवाल लेते हैं इनका। एनी एक्शन प्लीज, मोर देन 300 केसेस रिजेक्टेड। वेज वेजेस, बाइफरकेशन वेज बाइफर्केशन, वेज किस तरह का बाइफर्केशन एडवांस से है ये भी नहीं पता चल नहीं, रहा। वेज बाइफर्केशन से इनका मतलब होगा क्योंकि पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं गया, या पेंशन में गया है और नहीं जाना था, ओके, उसकी वजह मतलब से ये प्रॉब्लम होगा। अच्छा, तो ईपीएस मेंबरशिप शायद इन्होंने जी। दिखा दी हो और हाँ। उसमें नहीं आया हो। तो ये एक जो इशू आ रहा है, हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने जब लोगों के यूएन जनरेट करे हों, और ऐसा दिख रहा है इसमें कि शायद वो हमारी लिमिट से ऊपर हो गए उनके वेजेस, तो उन्होंने शायद पेंशन में पैसा नहीं डाला होगा, लेकिन ईपीएस की मेंबरशिप पॉसिबली दिखाई होगी। तो ऐसे क्योंकि 300 केसेस हैं, तो ये आप एम्प्लॉयर के साथ टेकअप करिए, और इसमें अपनी ईपीएस की जो मेंबरशिप है, ज्वाइनिंग वगैरह, उसको आप जो है ठीक कराइए, दुरुस्त कराइए, और उसके बाद इन केसेस को लीजिए, और टाइम बिंग एम्प्लॉयर के साथ मिलके आप लोग क्लैरिफिकेशन भी ऑफिस में दे सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव ही होंगे, जी चार के हो सकते हैं ये। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन केसेस को लेके ईपीएफ वहाँ दफ्तर में। आरपीएफसी से मिलें, उनको बताएं, और जो भी करेक्शन होने हैं वो करेक्शन करा लें। वेजेस बाइफर्केशन बाद में भी पॉसिबल है, किया जाता है। सर, एडवांस कैन बी टेकन विड्रॉन अगेंस्ट पावर कट एंड लॉक्ड कंपनी, अभय कुमार पूछ रहे हैं। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले हाँ, बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। पावर कट में इलेक्ट्रिसिटी अगर कटी है कहीं पे, तो वहाँ पे मेंबरशिप पीरियड की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें आपको 300 रुपीज़, या फिर मंथली वेज, या फिर आपके कंट्रीब्यूशन का जो भी सबसे कम हिस्सा होगा वो आपको मिलेगा, और ऐसा आप एक बार क्लेम रेज कर सकते हैं। हम्म। ओके। लॉकआउट के प्रोविजन अलग हैं। इन केस ऑफ लॉकआउट या क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 15 डेज से ज़्यादा है, एंड द एम्प्लॉय इज रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड विदाउट कॉम्पेंसेशन, कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके पास में, वहीं पे एम्प्लॉयड था, और 15 दिन से ऊपर का लॉकआउट है, या उसने वेज नहीं रिसीव करी, अगर वेज भी रिसीव नहीं करी और ऐसा कुछ भी नहीं है 2 महीने से ज़्यादा की, तो मिनिमम सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्लेम रेज कर सकता है, और इसमें एडमिसिबल अमाउंट उसे मिलेगा एम्प्लॉय शेयर का विथ इंटरेस्ट। देखिए, ओवरलैपिंग वाला जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की, तो उसमें बाबा गेमिंग नाम से एक आईडी है, ये पूछ रहे हैं कि ओवरलैपिंग केस डेट ऑफ एग्जिट कंपनी ने गलत अपडेट की है, मैंने उनको मेल की पर उन्होंने मना कर दिया, तो मैं कैसे करूं? तो आप ये कर सकते हैं कि ईपीएफ आईजीएमएस में रेज करिए, हम टेकअप करेंगे कंपनी के साथ में कि कंपनी क्यों नहीं कर रही है, उसका कारण क्या है। ये बात गलत है, आप उनके एम्प्लॉय रहे हैं, वो आपके एम्प्लॉयर हैं, तो उनको करना चाहिए। सर इसमें इन्होंने कहा है कि ये ईमेल कर रहे हैं, वैसे तो हाँ। कंपनी को ईमेल पे भी आपको गाइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप सोशल पे वीडियो देखेंगे ईपीएफओ सोशल पे, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपनी तरफ से रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं, और वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे चली जाएगी, और उसके बाद आप उनसे एक बार संपर्क करिए कि आपने रिक्वेस्ट कर दिया डॉक्यूमेंट्स के साथ में और कृपया इससे करें। उसके जी। बाद अगर एम्प्लॉयर नहीं करता है, तो आप ईपीएफओ जो कार्यालय है उससे संपर्क करें ईमेल के द्वारा, या फिर जो है ग्रीवेंस के द्वारा, और इस पे एक्शन लिया जाएगा। केवल मेल मत करिए एम्प्लॉयर को, आप अपनी तरफ एक्शन भी कंप्लीट करिए। हम्म। बहुत सारे और भी सवाल हैं, लेकिन वो सवाल आज के सब्जेक्ट पे नहीं है, मैं उनको छोड़ रहा हूँ। और अगर मुझे और सवाल नहीं मिलते हैं तो हम इस सेशन को अब कंक्लूड करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपनी तरफ से तो सारी जानकारी दे दी है।
फिर भी अगर कोई आपके मन में और कोई जानकारी बची हो, कोई सवाल बचा हो, आप सोच सकते हैं कि लोग क्या जानना चाहेंगे, जी। तो आप बता दें, फिर हम समाप्त करेंगे इस सेशन को। तो जैसे कि मैंने पहले भी इस चीज़ पे थोड़ा सा आई हैव स्ट्रेस्ड अपॉन दिस of transferring your funds and utilizing the advances frugally and in a very judicious manner. In the same line of thought, I would say that for any withdrawal, be it advance or final, or for claiming any other service, your data, your KYC must be in the best of shape. So your KYC should be updated and it should be matching with your documents. And when it is there and bank account and Aadhaar, everything is in order, then it leaves no chance for our system to reject the claim or for our officials to reject the claim. ये कोशिश करिए और अपने बैंक में देख लीजिए कि इनपुट क्रेडिट पे तो कोई लिमिट नहीं है कि आपने कोई एडवांसेस किए हैं उसका अमाउंट ज़्यादा है और कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिस पे आप उससे ज़्यादा के पैसे नहीं ले सकते हैं, जनधन अकाउंट हैं अदरवाइज एक्टिव अकाउंट्स होने चाहिए। कुछ बैंक्स इनएक्टिव अकाउंट्स में पैसे नहीं डालते हैं। ये ज़रूर देख लीजिए कि व्हेन यू आर रेजिंग अ क्लेम द केवाईसी सीडेड ऑफ बैंक is up to date, that account is not closed on leaving the job, it has to be there. So when all these things are in order, then I don't think there is any scope for non disbursement of any advance or claim. जी, So एक आध सवाल और मिल गए मुझे एडवांस पे, मैं जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। कि नरेश कुमार जी हम पूछ रहे हैं कि वेदर ट्रस्ट कैन होल्ड एडवांस इन अ पर्टिकुलर मंथ if outflow is huge for settlement of retiring members. So exempted trust have to abide by the similar condition which is applicable on EPFO, and they have to settle their claims within the time limit prescribed. And Correct. there is a provision for exempted trust to not invest the money considering their future outgo and such expenses. And if they need liquidation of securities, then also to meet such eventuality, they can raise a request with the RPFC concerned locally, and he can always liquidate securities to honor such claims. So there is no reason for a trust to withhold such advances. और वैसे भी अगर रिटायरिंग मेंबर्स हैं तो उसके बारे में तो पहले से जानकारी होती है, तो उनको फोर्स ही करना चाहिए और फंड्स को तैयार रखना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए। एक देखिए एक सवाल और है कि कैन आई रेज पीएफ एडवांस फॉर साइट परचेज वंस एंड लेटर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वंस अगेन सिंस बोथ आर डिफरेंट? वेरी गुड क्वेश्चन। सो साइट परचेज के लिए भी एडवांस ले सकते हैं 24 मंथ्स ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए, या फिर आपके अकाउंट बैलेंस का, या फिर जो है इसके अंदर में आपकी कॉस्ट है उसमें जो लीस्ट है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए 36 मंथ्स का ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सेम सवाल उन्होंने रिपीट भी किया है, प्लीज़ रिपीट मत करिए क्योंकि सवाल खो जाते हैं इस भीड़ में, तो दोनों जो ले सकते ज़रूरी हैं सवाल हैं वो खो जाते हैं। तो एक सवाल और देखिए कि ये क्या नाम है इनका, रनीमा अलबादी, ये पूछ रहे हैं कि सर समटाइम्स आवर एडवांस गेट्स रिजेक्टेड बट द रीज़न लुक्स irrelevant. May I know the reason for that? Because of this, even in emergency, we need to apply and wait 20 more days. ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर आपको इंटीमेट होता है, आप पोर्टल पे या एसएमएस पे कोई रीज़न इंटीमेट होता है और आपको वो रेलेवेंट नहीं लग रहा है, तो आप उस हमारी डायरेक्टरी पे लोकल ऑफिसर्स के नंबर हैं, आप उस पर एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, और उनसे जब क्लैरिफिकेशन अगर मिल जाती है आपको, और आप दोबारा से क्लेम रेज कर सकते हैं। अगर बार बार ऐसी समस्या आ रही है और आपको इसमें कुछ अंदेशा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप EPFI GMS का फ़ायदा उठाएं और इसको टेकअप किया जाएगा।
हो सकता है कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज गैप हो सकता है, या आपको लग सकता है कि वो चीज़ रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो चीज़ रेलेवेंट हो सकती है। तो मैं एक बार कुछ भी ग्रीवेंस करने से पहले कोशिश करिए कि लोकल कार्यालय से संपर्क करिए। देखिए, बाबा जी को अभी हमने जवाब दिया, बाबा गेमिंग को, तो उन्होंने आपको थैंक्स बोला है कि उनको जवाब मिला है, इस लाइव सेशन से उनको फ़ायदा हुआ। मैं समझता हूँ और भी लोग जो जुड़े हैं उनको भी लाइव सेशन से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आप जो हैं सब्जेक्ट पे सवाल पूछें, जिससे कि जो लोग सब्जेक्ट पे सवाल पूछ रहे हैं उनके सवाल खो ना जाएं। कुमार अविनाश हैं, ये पूछ रहे हैं ईपीएफ एडवांस निकालने से पेंशन पर असर पड़ता है क्या? इसका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर भी एक बार तो बता दीजिए इनको। इस पे सर, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा आपका एडवांसेस का पेंशन। और देख लीजिए कुछ सवाल अगर आते हैं तो। हालांकि रेलिवेंट है, बट वाई द बैंक अकाउंट केवाईसी रिजेक्टेड बाय ईपीएफओ? तो ईपीएफओ तो रिजेक्ट नहीं करता केवाईसी। ईपीएफओ नहीं, ना सीड करता है ना एक्सेप्ट करता है। बैंक केवाईसी रिजेक्ट नहीं करता है ईपीएफओ। एम्प्लॉयर ही उसे एक्सेप्ट करेगा। वैलिडेशन एरर हो सकती है, तो हो सकता है आपके अकाउंट में जो है कुछ नाम का अंतर हो, या आईएफएससी या फिर डिजिट्स का भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ईपीएफओ का इसमें कोई दखल नहीं रहता है केवाईसी में। हाँ, एक देखिए अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो हम लोगों से अभी तक हमने शायद जानकारी नहीं दी है कि अमित कुमार जी पूछते हैं कि एम्प्लॉयर शेयर कौन सी कैटेगरी में विड्रॉ हो सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस को छोड़कर? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या ऐसा कुछ है कि किसी और में हो सकता है? क्योंकि हाउसिंग में तो हमको पता है कि दोनों शेयर पे का विड्रॉल हो जाता है। और इसके साथ ही एक सवाल और भी। एक सर इसमें जी। है, लेकिन ये रिकवरेबल एडवांस है। अच्छा, कौन सा है? तो ये 68H पैरा में स्पेशल केसेस में एडवांस है। इस्टेब्लिशमेंट का क्लोजर होता है मोर देन 6 मंथ्स में, एंड एम्प्लॉय continues to be unemployed without compensation. So it is a special advance, it is a recoverable advance, and up to 100% of employer share with interest is payable. ओके। लेकिन अगर क्लोजर 5 years के ऊपर हो जाता है, जी। तो उसके बाद वो रिकवरेबल का टैग उस पे से हट जाएगा और नॉन रिकवरेबल बन जाएगा। ओके। तो ये भी एक एडवांस है पैरा 68H2A में। जी, मेरा ख्याल आपको जवाब मिल गया होगा अमित कुमार जी। एक मनीष सैनी जी हैं जो पूछ रहे हैं कि सर क्या हम बिना ट्रांसफ़र के भी पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं? जैसा कि सर मैंने पहले भी बताया है, मैं जी। स्ट्रेस फिर से करूंगा, आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी ऐड होगी और आपका क्वांटम ऑफ एडवांस बढ़ेगा, क्योंकि बैलेंस में वो चीज़ ऐड हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बार नहीं है कि आप जो है एडवांस नहीं निकाल सकते जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और विजय ठाकुर जी जो हैं वो पूछ रहे हैं कि 6 मंथ से कम हो तो पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं? ये तो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, हमने काफ़ी इसको पब्लिसाइज भी किया है और अपने डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाला है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब करें, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलेंगी। आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये लेटेस्ट प्रोविज़न है, नया चेंज है। अब 6 महीने से कम पे भी पेंशन का विड्रॉल मिलेगा आपको। एम आई राइट? बिल्कुल सर। ठीक है, इस तरह का हालांकि ये एडवांस नहीं है, बट ठीक है, रिलेटेड है कि सर मेरे दोस्त ने गलती से फॉर्म 19 के बदले उसमें 10C भर दिया, पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते बिल्कुल कर हैं सकते कि हैं। आपने 10C भर दिया, 19 भर दीजिए, बाद में आप दूसरा फॉर्म भर दीजिए। जी। बहुत सारे सवाल इररिलेवेंट हैं, आज के सब्जेक्ट से रिलेवेंट है, वैसे इररिलेवेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी सवाल हमारा कोई भी गलत नहीं मेंबर होता। पूछता है तो इररिलेवेंट हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज का सब्जेक्ट है कि स्पेसिफिक, इसलिए हम उनको नहीं ले रहे हैं। हाँ, एक और बात है कि हम इन सवालों से लेकर कुछ जानकारियाँ आपको अगले अपनी जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उनमें देंगे।
तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमको फॉलो करें। हमारे, चाहे आप ट्विटर पे हैं तो ट्विटर पे फॉलो करें, फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे करें, इंस्टा पे तो इंस्टा पे करें, अगर आप तीनों पे हैं तो तीनों पे करें, और आपको इन सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में मिल जाएंगे। तो आज के दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमको फॉलो करें। जिन सवालों के जवाब आज हम लाइव सेशन में नहीं दे रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। ये एक है, बाबा गेमिंग फिर आ गए। ये इन्होंने कहा सर कभी कभी पीएफ एडवांस 3 दिन में क्लेम हो जाता है, तो कभी कभी पूरे 20 दिन लग जाते हैं। तो ये इस वजह से लग जाता है कि भाई हो सकता है क्लेम की पेंडेंसी ज़्यादा हो, कुछ और काम वर्कलोड ज़्यादा हो, तो लग सकता है। आप रिपीट मत करिए सवाल को बार बार। अगर आप रिपीट करेंगे तो असली सवाल जो खो जाएंगे। हाँ, ये चंद्रजीत सिंह यादव हैं। ये पूछ रहे हैं एडवांस को वापस अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं क्या सर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो लोग ऐसा सवाल पूछते नहीं है, ऐसा अलाउड भी नहीं है ईपीएफओ में। हाँ, हाँ, गलत लिया है तो रिकवरी करवा लीजिए इंटरेस्ट के साथ में, वो कर सकते। नहीं, एडवांस अगर उन्होंने लिया, ये स्वेच्छा से वापस करना स्वेच्छा चाहते हैं से शायद। उसका उसका कुछ तो हमने प्रावधान पहले नहीं ही है। बताया कि हमारे जितने भी एडवांसेस हैं नॉन रिफंडेबल हैं। बहुत कैटेगरिकली हमने बताया हुआ है, आप एक दो हमारे जो अभी वीडियोस मैंने देखेंगे तो बताया भी बताया। रिकवरेबल है बस। जी। रिकवरेबल अदरवाइज एडवांसेस नहीं है। हाँ, बाकी सारे एडवांसेस हमारे नॉन रिकवरेबल हैं, तो उसमें आपको वापस नहीं करेंगे, आप वापस जमा नहीं हो सकता वो। और किसी भी मेंबर को डायरेक्टली पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने की अथॉरिटी भी नहीं है, कोई प्रोविजन भी नहीं है, नहीं। कोई सिस्टम भी नहीं है। तो जो भी पैसा जमा होता है वो एम्प्लॉयर करता है। पुरुषोत्तम सैनी पूरा पैसा निकाले। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि फाइनल विड्रॉल करना चाहते हो। इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप देर से जुड़े हैं तो बता दें, फिर से बता दें कि आप अगर रिटायर होते हैं या आपने नौकरी छोड़ दी है और आप 2 महीने तक किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान में काम नहीं करते हैं जहां पे ईपीएफ एक्ट लागू है, तो आप अपना सारा पैसा निकाल सकते हैं फॉर्म 19 और 10C भर के। उसको आप उमंग ऐप या मेंबर पोर्टल से भर सकते हैं फॉर्म को। क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड। मेरा ख्याल है हमने लगभग सारे सवालों को ले लिया है। एक बार हम चलने से पहले एक स्क्रॉल कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन आज के सब्जेक्ट पे अच्छा छूट ना जाए। अब जैसे ये पूछ रहे हैं, इतनी देर बाद ये पूछ रहे हैं कितने प्रकार का ईपीएफ एडवांस लिया जा सकता है, तो ये हमने ऑलरेडी बताया गया है। और ये आज का जो लाइव सेशन है इसका वीडियो यूट्यूब पे रहेगा। जो पहले का नहीं देख पाया वो अब बात में देख सकता है, किसी भी समय देख सकता है। नरेश कुमार जी कह रहे हैं कि नाइस सेशन सर, वी गॉट अवर डाउट्स क्लियर, थैंक यू। सो थैंक यू फॉर यू एंड फॉर वॉचिंग दिस एंड ज्वाइनिंग अस ऑन लाइव सेशन। तो अंकेश जी, हम आज के इस लाइव सेशन को अब समाप्त करते हैं, यहीं पे संपन्न होता है। और हम नए सेशन के साथ अगले महीने यानी अगस्त के दूसरे मंगलवार को फिर आएंगे। आपके जो सवाल हैं, मैंने जैसे पहले कहा, इन सवालों के आधार पे हम नया सेशन प्लान करेंगे और उस सेशन से पहले हम आपके आज के सेशंस के जवाब अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर देने का प्रयास करेंगे। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब लाइव, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पे। साथ ही फॉलो करते रहिए हमको फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।